This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसने हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पिछले क्लास का पोल रिजल्ट देखें तो, सॉरी ये शायद लास्ट क्लास का नहीं है, ये दूसरा पोल रिजल्ट है। अच्छा चलो, उसको मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी, ठीक है। ये वाला जो है ये शायद आपका 28 अप्रैल का है, अभी वाला ये नहीं है, तो इसको अभी रहने देते हैं, अभी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है। ओके तो ये है आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। इसमें देख लेते हैं कि किस किस बच्चे ने पिछले क्लास में सारे के सारे आंसर जो है वो करेक्ट दिए थे, ठीक है। तो उनके नाम है शिव कुमार और मनदीप, सुरेंद्र, अमित और संदीप कुमार जी के नाम से कौन है? संदीप कुमार जी के नाम से अगर यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है तो बेटा अपना नाम बताओ। अभी नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। मैम। हाँ जी मैम मैंने क्लास लगाई थी कल, वो अटेंडेंस में नाम तो फिर नोट वो लिखा हुआ देखो नीचे ही। आपने क्लास लगाई थी, आपने कौन सी वाली अटेंडेंस देखी? ये पीछे अपने दिखाया, एक मिनट फिर से दिखाना मैम। अच्छा एक मिनट फिर से इसको देखते हैं। हाँ बताइए। पूजा वर्मा से मैम। हाँ आपने क्लास लगाई है ना, तो आपकी अटेंडेंस है बेटा 1 घंटा 2 मिनट आपने क्लास लगाई थी। 4 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, 4 में से 3 आपके सही थे। अब यहाँ पे मैंने नॉट अवेलेबल इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं पता, जो आपका रियल नेम है ना वो मुझे नहीं पता। तो अभी बता दो आपका नाम। पिंकी है मैम। हाँ जी, पिंकी। अच्छा पिंकी। पहले आप पिंकी और मालती साथ में क्लास लगाते थे, अभी आप अलग अलग नाम से आएंगे, यस मैम। ठीक है। चलो तो अभी मैं आप नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लिख लूँ, ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्लास को शुरू। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जो आपकी सम और विषम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए मुझे आप सभी बताइए सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 2 6 8 16 14। ठीक है, ठीक है। आपने कहा 0 से शुरू होंगी, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 8 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगी? तो अनंत तक जाएंगी। इनको हमने सम संख्या क्यों कहा? इनमें ऐसी क्या खास बात है कि इनको हम सम संख्या कह रहे हैं? जो 2 से पूर्ण विभाजित हो उसे मैम सम संख्या कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूरी तरह भाग हो जाती हैं, उनको हम सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इवन नंबर्स, और विषम संख्या की बात करें तो विषम को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे होते हैं? 1 3 जो 7 दो से विभाजित नहीं होते। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 जो खुद से विभाजित होते हैं और 1 से। ठीक है, देखो एक अगर हम ऐसा कहें कि 2 से विभाजित नहीं होते, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक शब्द ऐड करना है, वो ऐड करना है पूर्णतः या फिर पूरी तरह। देखो क्योंकि क्या होता है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि 11 को 2 से भाग करो, तो आप क्या बोलेंगे कि 11 को हम 2 से भाग कर ही नहीं सकते? ऐसा तो नहीं होता, 11 को तो 2 से भाग कर सकते हैं, है ना। देखो अगर मैं आपको करके बताऊं तो मैंने तो इसको 2 से भाग कर दिया। 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 नहीं आएगा, 2 5 10 यहाँ पर आएगा, 2 5 10, ठीक है। और इसको माइनस करके यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे एक दशमलव लगा लो, और यहाँ पे भी दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे फिर से 2 5 10, ठीक है। तो मैंने इसको भाग तो कर दिया, ठीक है, लेकिन जो मेरा 11 है, अगर मैं यहाँ पे दशमलव की मदद ना लूं, इसको मैं एक ही बार भाग करके देखूं दशमलव की मदद के बिना, तो हम कहेंगे कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए ये विषम संख्या है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि आप 2 का पहाड़ा पढ़े और जब आप इसको भाग दें 2 दूनी 4, तो आपका शेषफल जो है वो बिना किसी मदद से 0 आ जाए, बिना किसी दशमलव की मदद से जो है वो 0 आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे शेषफल 0 लाने के लिए क्या करना पड़ा? दशमलव की मदद लेनी पड़ी, तब जाके वो 0 आया। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 2 से ये पूर्णतः भाग नहीं होगा,
ठीक है, भाग तो होगा लेकिन पूरी तरह भाग नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये विषम संख्या है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये पूरी तरह भाग हो जाएगा, ठीक है, पूर्णतः जो है वो भाग हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये सम संख्या है। तो ये आपको चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि पूर्णतः भाग होना क्या होता है और पूर्णतः भाग होना क्या नहीं होता है। सब कुछ क्लियर है? बता दीजिए एक बार। अगर दशमलव के बिना आप शेषफल में 0 ला पा रहे हो तो आप कहोगे पूरी तरह भाग होता है, लेकिन अगर आपको दशमलव की मदद लेनी पड़ रही है तो हम कहेंगे पूरी तरह भाग नहीं होती। तो जो सम संख्याएं होती हैं वो पूर्णतः इससे भाग हो जाती हैं 2 से, लेकिन जो विषम संख्याएं होती हैं वो पूर्णतः भाग नहीं होती किससे? 2 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में मैंने आपको अभाज्य का मतलब समझाया था, तो बताओ मुझे इसका मतलब बताओ। अगर भाज्य का मतलब है भाग होना या भाग होने वाली संख्या, तो अभाज्य का मतलब क्या होगा? भागने होने वाली संख्या। ठीक है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था कि भाग नहीं होने वाली संख्या। अब भाग नहीं होने वाली संख्या का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको भाग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि ये संख्याएं या तो अपने आप से ही भाग होती हैं या फिर एक से भाग होती हैं, उसके अलावा किसी से भाग ही नहीं होती। तो जब इनको भाग करने के लिए हमारे पास संख्याएं ही नहीं है तो कैसे भाग करेंगे? तो इसलिए इनको भाग करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 को अगर मैं भाग करना चाहूं तो सिर्फ 1 से भाग होगा और खुद से भाग होगा। 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा। 5 भी अभाज्य है, 1 से भाग होगा, 5 से भाग होगा। 7 भी अभाज्य है, 1 से भाग होगा, 7 से भाग होगा। उसके अलावा किसी और नंबर से ये भाग नहीं होते हैं। तो जो भी आपको ऐसी संख्याएं दिखेंगी जिनको भाग करने के लिए सिर्फ 2 ही संख्याएं होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और अगर इसको हम गणित में लिखना चाहें, इसकी परिभाषा गणित में लिखना चाहें, तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वो 1 होगा, 1 होगा, और दूसरा कौन होगा? वह संख्या खुद। ठीक है, वही संख्या। जैसे 2 के पास कौन है इसके गुणनखंड? एक तो 1 है, 1 है, और एक वही संख्या मतलब कि 2 है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप बताओ 13 के गुणनखंड, जिससे 13 भाग हो सकता है। 1 और 13। 1 और 13। इसके पास भी कैसे नंबर आए? इसके पास भी एक तो 1 आया और एक ये खुद है। तो क्या ये कौन सी संख्या है? भाज्य अभाज्य? अभाज्य। अभाज्य। अब मैं आपसे पूछूं 12 के पास कौन कौन से गुणनखंड है? 2 2 3 3 और 4 4 6 और 12 और एक अभी और मिसिंग है। 1 बिल्कुल करेक्ट, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक भी गुणनखंड है और वो संख्या भी गुणनखंड में आई, लेकिन उसके अलावा भी 4 संख्याएं इसके गुणनखंड में आ रही हैं। तो क्या इसको आप अभाज्य संख्या कह सकते हो? 12 क्या आप क्या अभाज्य संख्या कहोगे 12 को? बोलो, 12 कैसी संख्या है? भाज्य या फिर अभाज्य? भाज्य भाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि 12 को भाग करने के लिए मेरे पास इतनी सारी संख्याएं पड़ी हैं कि मैं किसी से भी इसको भाग कर सकती हूँ। 2 से नहीं हो रहा, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो, 12 से कर लो, किसी से भी कर लो। इतनी सारी संख्याएं 12 को भाग करने के लिए, है ना। लेकिन 13 को या फिर इन संख्याओं को भाग करने के लिए कोई संख्याएं ही नहीं थी। या तो ये 1 से भाग होंगी या अपने आप से भाग होंगी। ऐसी संख्याओं को अभाज्य कहेंगे और ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो ये कुछ उदाहरण थे, अभी थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखते हैं। वो सभी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से भाग होती है उनको अभाज्य कहा जाता है। तो और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो
एक और अपने आप के अलावा भी और संख्याओं से भी भाग हो जाती है, उसको भाज्य कहते हैं। आप इनको देखो, इस पूरी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी लिख लो तो भी ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो, ऐसा भी लिखते हो कि अभाज्य संख्या दो गुणनखंड कौन कौन से, एक वन और एक वही संख्या, तो यहां से भी आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप इतना भी लिखते हो तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप कॉपी पे नोट कर लो फटाफट से, ये बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाज्य भाज्य, अब इसके बताओ मुझे। चलो, 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है, ये तो हमने पता लगा लिया। अब इसकी गुणनखंड बताइए। 1 2 4 दो 1 2 4 4 हाँ, ठीक है, 16 के बताओ। 2 1 2 1 2 आगे 4 8 8 और 8 4 9 4 4 16, ठीक है। 25 के बताओ। 5 1 1 5 1 5 5 25 25। 60 के बताओ। 60 के तो बहुत आएंगे, बहुत एक। सारे। 5 हम्म 6 नहीं, हाँ 5 भी है। देखो, शुरू करते हैं ऐसे, 6 क्रम क्रम में। जैसे 1 के बाद 2, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से देखो तो 4 से भी चला जाएगा, है ना। 4 एकम 4, 2 बच गया, 5 चौके 20, 15 चौके 60, 4 से भी चला जाएगा। 5 से, 5 एकम 5, 5 से भी चला जाएगा, 12 पंजे 60। और 6 से भी चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 9 से, 10 से भी चला जाएगा, है ना। उसके बाद 12 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा और अपने आप से चला जाएगा। मतलब बहुत सारे, देखो इसके पास तो इतने सारे गुणनखंड आ गए। तो भाज्य संख्याएं कैसी होती हैं तो उसका भी शॉर्टकट ही लिखेंगे, पूरी आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख लो ऐसे, भाज्य संख्या, और इसके अगर हम बात करें गुणनखंडों की तो इसके पास कितने गुणनखंड हो सकते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा? अभाज्य संख्या के पास, हाँ फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, अभाज्य संख्या के पास जो है वो 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो वैसे मुझे बताओ, भाज्य संख्या के पास कितने गुणनखंड होते हैं? अनेक, वेरी गुड, अनगिनत। क्योंकि देखो, बोल नहीं सकते हम, कोई आप बड़ी सी संख्या ले लो, उसके पास तो कितने ज्यादा उसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम चाहिए, सॉरी कितने ज्यादा ये हो सकते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कितने होने चाहिए हमें पता। जैसे कि देखो, जैसे हम बोलेंगे कि 2 से ज्यादा तो होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा वो जितने मर्जी हो, वो 10 हो, वो 15 हो, वो 1000 हो, वो 10,000 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 हुए या 2 से कम हुए तो फिर वो भाज्य संख्या नहीं कहलाया जा सकता। तो भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से हमेशा ही ज्यादा होते हैं, कभी भी 2 से कम नहीं होते। और 2 से कितने ज्यादा होंगे? जितने मर्जी, जितने मर्जी, 1000 कर लो, 10,000 कर लो, जितने मर्जी हो सकते हैं फिर, ठीक है। ये सभी को क्लियर हुआ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के बारे में। भाज्य संख्या के पास 2 से ज्यादा गुणनखंड और अभाज्य संख्याओं के पास सिर्फ 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट। जो 1 है, जो हमारा 1 है, ये ना तो भाज्य संख्या है, इसको ना तो आप भाज्य कह सकते हो, ना ही ये भाज्य है, और दूसरी चीज ना ही ये अभाज्य है। ना इसको हम भाज्य कहेंगे, ना इसको हम अभाज्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसका कारण है वो आप सभी को अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि गुणनखंड के अकॉर्डिंग हम अभी भाज्य और अभाज्य को सीखा हमने, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर एक भाज्य संख्या होता तो 1 के पास होने चाहिए थे 2 से ज्यादा गुणनखंड, है ना। 1 के पास होने चाहिए थे 2 से ज्यादा गुणनखंड। और अगर 1 जो है वो आपका क्या होता? अभाज्य संख्या होता, तो उसके पास कितने गुणनखंड होने चाहिए थे? 2, सिर्फ 2, ठीक है, 2 ही गुणनखंड। लेकिन 1 के पास है कितने गुणनखंड? 1 1 ही है,
ठीक है। इसके पास जब गुणनखंड ही एक है तो ना तो ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आ रहा है, ना ये भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बोलूं एक को भाग करने के लिए कौन कौन सी संख्याएं आपके पास हैं, आप बोलोगे एक को भाग करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो ये ना तो भाज्य हुआ ना ही अभाज्य हुआ। किस किस को ये पॉइंट समझ आया वही टाइप करेंगे, डाउट है तो फटाफट से पूछ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक जो है वो आपकी विषम संख्या तो होगी, ऑड नंबर में तो आएगा, लेकिन भाज्य और अभाज्य किसी में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाज्य संख्या अगर होता तो इसके पास दो से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए थे, और अगर अभाज्य संख्या है तो कम से कम दो तो होने ही चाहिए, दो गुणनखंड तो होने चाहिए, पर इसके पास तो एक ही गुणनखंड है, तो हम कहेंगे कि ये भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो मुझे बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य होनी चाहिए वो, उसके जो गुणनखंड है वो दो से ज्यादा होने चाहिए और वो सबसे छोटी होनी चाहिए। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। भाज्य, पहले तो देखो शब्द गलत आप लिख रहे हैं, दो क्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या के पास दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अभी सोचो अच्छे से, ठीक है, तब तक हम पीछे वाला एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने बताया कि आपका जो बच्चों एक है, जो आपकी संख्या एक है, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, चार। जो आपकी संख्या एक है ये ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि अगर एक भाज्य संख्या होती तो उसके कितने गुणनखंड होते? दो से ज्यादा गुणनखंड। कितने होते? दो से ज्यादा गुणनखंड, क्योंकि अभी तो हम पढ़ के आए पीछे पीछे कि भाज्य संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। और अगर एक आपका जो है वो अभाज्य संख्या होती तो इसके पास दो गुणनखंड होते, लेकिन जब मैंने एक के गुणनखंड निकालने चाहे तो मुझे इसका गुणनखंड मिला एक, और ये कितने हैं? ये बस एक ही है। तो ना तो इसके पास दो गुणनखंड है, ना दो से ज्यादा गुणनखंड है, तो ना तो ये भाज्य होगा ना ये अभाज्य होगा। ठीक है, अभी बताए, अभी कोई आपको डाउट है? जिन्होंने भी डाउट पूछा था, अंशु शायद आपका डाउट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है अंशु की तरफ से। अंशु बेटा कोई डाउट है इसको आप में अभी, आपको इसमें अभी भी? अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? ठीक है, ठीक है, चलो चलो। सबसे छोटी भाज्य संख्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था, चार है, क्योंकि चार के पास गुणनखंड है एक, दो, चार। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। और दो के बारे में बात नहीं करेंगे, दो के बाद तीन आता है, तीन के पास गुणनखंड एक है और तीन है, तो ये भी भाज्य नहीं हुई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कहां से शुरू होगी? चार से। ठीक है, अगला बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बिल्कुल करेक्ट है, सबसे छोटी है दो। ठीक है, इसके पास दो ही गुणनखंड है, एक वन और एक टू। ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या दो है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। ठीक है, और एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये था कुछ भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में और सम विषम संख्याओं के बारे में। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और मैंने बताया था कि सम विषम संख्याओं को पहचानने का एक तरीका होता है। कैसे पता लगाते हैं कि कोई संख्या सम है या नहीं है? उसको बस देखने पर। तो पहले आप मुझे देख के बताओ, क्या ये संख्या सम है? 1560। ठीक है, कैसे आपने पता लगाया कि सम है या विषम है? कैसे पता लगाया? मैम इसके आखिर में जी, इसके अंत में जीरो है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं के अंत में कौन कौन से अंक आते हैं, जिन संख्याओं के अंत का अंक जो होता है वो होता है 0, 2, 4, 6, 8। उन संख्याओं को हम सम संख्या की कैटेगरी में डाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हमें पता होता है अगर ये संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 पे खत्म हो रही है तो पक्का ये 2 से भाग होगी। ठीक है, चलो तो अभी के लिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं, फिर हम इसको दोबारा से रिवाइज कर सके। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और एक क्वेश्चन अभी आपको बच्चों पोल में आएगा, ध्यान से कीजिएगा। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, सबसे पहली
6 अभाज्य संख्या लिखो। 6 होनी चाहिए संख्याएं, और कैसी होनी चाहिए? पहली, मतलब शुरुआत से शुरू करो, ठीक है। सबसे पहली कितनी? 6 अभाज्य संख्या। ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, और अब आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। सबसे पहली 6 अभाज्य संख्याएं, जिसको भी अपना आंसर मिल चुका है वो अपना आंसर जो है वो पोल में जाकर के दे सकते हैं। चलो, सबसे पहली 6 अभाज्य संख्याएं ढूंढो और लिखो। पूरी शुरू से लेके अंत तक ठीक से पढ़ना, क्योंकि बीच में क्या पता मिस कर दिया हो, कुछ भी हो, है ना, मिसिंग हो, तो ध्यान से देखना। चाहे तो स्क्रीन को जूम कर लो, फिर अपना आंसर दो। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं, ठीक है। देखो, सोच समझ के करना, कोई जल्दी मुझे नहीं है, आराम से करो, जितना भी आप इसको अच्छे से समझ पाओ उतना बेहतर होगा, ठीक है। एक तो 6 होनी चाहिए टोटल, है ना, और कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। और कहां से शुरू होनी चाहिए? तो बिल्कुल शुरू से, जहां से अभाज्य संख्या शुरू होती है ना, बिल्कुल वहीं से शुरू होनी चाहिए, और टोटल 6 होनी चाहिए। वेरी गुड, 10 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा पिछली क्लास में भी हमने सीखा था, थोड़ा नहीं, अभाज्य अभाज्य तो अभी सीखा है, बट हाँ, शुरू ये पिछली क्लास में हो चुका था, ठीक है। तो अभी 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, और हाँ, अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सबसे पहली 6 अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ा। अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है, और कौन ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, वो भी तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो अच्छे से ऑप्शंस को देखो, उसके बाद ही आंसर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी कंफ्यूज हैं। अभी मैं देख पा रही हूँ पोल का रिस्पॉन्स, तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज हैं, और बहुत से बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया, फटाफट से अपना हैंड रेज कर लीजिए। सुरेंद्र, अंशु, शिव कुमार, नीरज, विकास, अमित, दीपक, कृष्ण कुमार जी के नाम से जो है, नीतू, और कांता जी के नाम से जो है, और संदीप कुमार जी के नाम से जो है, दीक्षा, रमेश जी के नाम से जो है, और पबजी मोबाइल के नाम से जो है। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। पूजा वर्मा जी के नाम से जो है, और सुरभन जी के नाम से जो है, मनीषा। आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। नीतू, आंसर दे दो। दे दिया मैम। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम 10 सेकंड्स का वेट करेंगे, बहुत लंबा ये क्वेश्चन है नहीं, इतना वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, जिन्होंने आंसर दे दिया वेरी गुड, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 5 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। अभी मैं 5 सेकंड्स का वेट करूंगी। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया होगा वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। 5 4 3 2 1। पोल अभी के लिए एंड हो चुका है, और इसका रिजल्ट देखो जरा, बताओ कैसा रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो 8 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी, और अगर मैं इनका टोटल करूं तो यहां पर भी 8 बच्चों ने कहा ए बी सी। 8 बच्चे मतलब कुछ बच्चों ने इसको कहा, कुछ बच्चों ने इसको, कुछ बच्चों ने इसको। टोटल अगर मैं करूं तो ए बी सी को 8 बच्चों ने चुना है, और ऑप्शन नंबर डी को भी 8 बच्चों ने चुना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहली 6 अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक जिस ऑप्शन में है वो गलत, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए कि एक ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। अभी तो हमने पीछे पढ़ा, देखो यहाँ पे तो लिखा था एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। इससे पीछे भी पढ़ा एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, सीखा भी इसको, है ना, इसका कारण भी सीखा कि क्यों ऐसा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने किया बच्चों ये गलत है। उसके बाद तीनों ही ऑप्शन शुरू हो रहे थे 2 2 2 से, तो पहले मैंने लिख लिया 2। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? तो आएगी 3, ठीक है। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, बताओ? 5। 5, ठीक है।
अब ऑप्शन नंबर सी भी गलत, क्यों? क्योंकि 2 के बाद 3 और 3 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा था। 4 तो हमारी भाज्य संख्या होती है, अभाज्य तो होती नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद कौन सी आनी चाहिए थी? बताओ। अभाज्य संख्या 5 के बाद 7 7, और 7 के बाद 11 11, और 11 के बाद 13 13। ठीक है, तो 6 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 7 तक तो सब सही था, लेकिन 7 के बाद क्या हुआ? 7 के बाद यहाँ पे 9 आ गया, पर 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 9 तो भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 2 3 5 7 11 13। देखो, अभी जिन बच्चों का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने कंसेप्ट को सीखा। लेकिन जिन बच्चों का गलत हुआ, कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है। पर अभी बताओ, अभी कोई डाउट है? मैम मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, देखो गलत हो गया वो अलग चीज है, कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन में सही करने की। ठीक है, अभी भी डाउट है अगर कि क्यों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बाकी सब गलत, तो आप फिर से पूछ सकते हो। किसी को डाउट नहीं है? पक्का? आगे बढ़े? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, पूछिए। नो है, भाज्य संख्या नहीं है। कौन सा बेटा? 2? नो नो 2 अभाज्य संख्या है, 9 नहीं है। देखो, 9 नहीं है। 9 पता है क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या कहता है कि आपके पास होने चाहिए सिर्फ 2 गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणनखंड, लेकिन 9 के पास तो इतने सारे गुणनखंड है ना? गुणनखंड का मतलब होता है जो हमारी संख्या को भाग कर सके। जैसे कि 9 है, अगर मुझे 9 के गुणनखंड लिखने हैं तो मतलब ऐसी संख्या जो 9 को भाग कर सकती है। तो एक तो 1 इसको भाग कर देगा, 3 इसको भाग कर देगा, 9 भी इसको भाग कर देगा। ठीक है, लेकिन अभाज्य कहता कि मुझे तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड चाहिए, एक तो मुझे चाहिए 1 और एक मुझे चाहिए वही वाली संख्या। लेकिन उसके अलावा भी एक और गुणनखंड आ गया, 2 नहीं आए, 3 गुणनखंड आ गए। तो किसमें होते हैं 2 से ज्यादा गुणनखंड? तो भाज्य संख्याओं में। ठीक है, इसलिए 9 क्या है? 9 हमारी भाज्य संख्या, क्योंकि 9 के पास जो है वो 2 से ज्यादा गुणनखंड हमें मिल गए। ठीक है, जहां पे भी 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल जाएंगे भाज्य बन जाएगी, जहां पे भी 2 ही गुणनखंड मिलेंगे वो अभाज्य बन जाएगी। ठीक है, और 2 भी कैसे होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और वो संख्या खुद अपने आप होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अभी कोई डाउट किसी का? फिर से पूछ सकते हो बच्चों। नो ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं एक और सवाल। कहाँ करेंगे? पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? बहुत ही ध्यान से पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो बेटा। अभी माइक ऑफ करेंगे, माइक ऑफ करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा? ठीक है, अभी देखो, अभी भी नहीं दिख रहा, 1 मिनट। कभी कभी स्क्रीन रुक जाती है। अभी देखो, यस मैम। ठीक है। कौन है जो एक विषम अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, वो संख्या जो विषम संख्या की कैटेगरी में आती हो और साथ ही में वो अभाज्य भी हो। ठीक है, पहली चीज, जो भी संख्या आप यहाँ पर देखें वो विषम हो। विषम का भी इंग्लिश लिख लेती हूँ, विषम मतलब कि ऑड हो, और साथ में अभाज्य हो मतलब कि प्राइम हो। ठीक है, प्राइम कहते हैं अभाज्य संख्या को, प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, विषम अभाज्य संख्या, ये दोनों। बेटा 1 मिनट। विषम भी और अभाज्य भी हो दोनों मैम। हाँ, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, दोनों की कैटेगरी में आती हो। विषम पहले ढूंढो कि विषम कौन कौन है, फिर देखो कि अच्छा विषम तो ये है, पर क्या ये अभाज्य भी है? ठीक है, ये दोनों खूबियां किस एक संख्या में एक साथ आपको दिख रही हैं, उसको ढूंढेंगे अच्छे से ढूंढेंगे। पहले तो जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है। अब अपना आंसर पोल में दे देंगे। अगर आपने अच्छे से सोच समझ के अपना आंसर चुन लिया है तो फिर पोल में जाके दे दो। विषम भी होनी चाहिए वो, और साथ में अभाज्य भी होनी चाहिए, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। बहुत से बच्चों के आंसर मुझे दिख रहे हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, शाबाश। सर
हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे। देखो सही गलत मैंने फिर से कहा, बात की बात है, वो हम सुधार लेंगे, उसकी चिंता मत करो, पर आंसर दो, कोशिश करो। आपका काम है पोल में आंसर देना, हमारा काम है उसको सुधारना। ठीक है, तो आप अपना काम करो, फिर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। अच्छा, हमारे पास अभी क्लास में 19 बच्चे हैं, 19 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं वेट 10 सेकंड्स का। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करेंगे 10 सेकंड में अपना आंसर पोल में देने का। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो हो चुका है बच्चों एंड, और इसका रिजल्ट देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। और इस बार इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मनीषा जी के नाम से जो है बेटा कैमरा ऑफ कर दो। कैमरा ऑन करोगे तो आपका डेटा जो है वो यूज होगा। ठीक है, आपका डेटा यूज होगा तो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो क्लास नहीं चल पाएगी, है ना। चलो, तो विषम अभाज्य संख्या देखना है हमने। सबसे पहले तो 9 क्या है बताओ। 9 पहले बताओ, इनमें से कोई सम संख्या है क्या, इतना बताओ। सम है कोई, इवन नंबर है कोई जो 2 से पूरी तरह भाग होता हो, है कोई ऐसा नंबर, यस और नो? नो मैम, नो नहीं है, सारे ही विषम थे। ठीक है, तो अब हमने चेक करना था कि इन चारों में से अभाज्य कौन है। देखो विषम तो सारी है, अब चेक करना था अभाज्य कौन है। अभाज्य मतलब सिर्फ 2 ही गुणनखंड। 9 को चेक किया, 9 का गुणनखंड आ गया 1, 3, 9, ये अभाज्य नहीं, ये तो भाज्य संख्या है। 15 को चेक किया, 15 के गुणनखंड आ गए 1, 3, 5, 15, ये भी भाज्य संख्या क्योंकि इसके 4 गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए। 3 को चेक करेंगे तो 3 के पास एक तो 1 है और एक 3, ये 2 ही गुणनखंड आए, ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या क्योंकि इसके पास 2 ही गुणनखंड है, पहला है 1 और दूसरा है वो संख्या अपने आप। बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो ये भी गलत, क्योंकि 25 के पास भी जो है वो 1, 5, 25 जो है वो बहुत सारे, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड निकल के आ गए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 3 जो है वो विषम संख्या होने के साथ साथ, ठीक है, ऑड नंबर होने के साथ साथ कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और इस बार बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे ही टिक किया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमने अभाज्य संख्या सीख ली, भाज्य संख्या सीख ली, अब हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। और ये आपके 10th क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्या, कोई भी मैथ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो अभी पीछे चलते हैं। पहले अगर मैं आपसे यहीं पे एक सवाल पूछूं, यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सबसे छोटी, सबसे छोटी रहने दो, आप मुझे बस इतना बता दो, सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, जो सम संख्या भी हो और साथ में अभाज्य भी हो और सबसे बड़ी हो, सोचो फटाफट से और बताओ। बहुत ही अलग सा आंसर है इसका, मजा आएगा आपको भी इसका आंसर जब हम देखेंगे। तो पहले तो खुद सोचो, एक तो सबसे बड़ी होनी चाहिए और सम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। बता सकते हैं आप? 2, 4, किसने आंसर दिया, किसने आंसर दिया अभी, पहले तो नाम बताओ। 4, मालती। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। 2 जो है वो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। जबकि जब भी हम बात करते हैं बड़ी संख्या बताने की, हम कहते हैं कि नहीं बता सकते, वो तो अनगिनत है, वो तो अनंत तक जा रही है, नहीं पता हमें। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछूं तो इसका आंसर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार अभाज्य संख्याएं लिख के देखो, अभाज्य संख्या लिख के देखिए हमने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, तो यहां पर जो 2 है सिर्फ वही सम संख्या है। और आगे बढ़ते जाओ तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं, बताओ।
विषम विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब कि इस गणित में, इस पूरे गणित में अगर आपसे कभी भी सम अभाज्य संख्या का जिक्र हो, चाहे छोटी पूछा जाए चाहे बड़ी पूछा जाए, तो वो पूरे गणित में एक ही है, इकलौती है, और वो है हमारा 2। तो कभी भी आपको ऐसा सवाल अगर आता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वो 2 होगा। आपको सवाल आता है सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो भी 2 होगा। आपको पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो भी 2 होगा, क्योंकि है ही एक। जब ये एक ही चीज है तो बड़ी छोटी कहां से बताएं, जब ये इकलौती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या पूछ लो, छोटी पूछ लो, या सिर्फ सम अभाज्य संख्या पूछ लो, इसका आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सभी को क्लियर है ये किस क्वेश्चन का आंसर? यस मैम। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये भी जरूरी है। बिल्कुल आराम से सीखेंगे। जब किसी संख्या के गुणनखंडों को गुणनखंडन में सिर्फ अभाज्य संख्या ही हो, तो इसे हम अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है अभाज्य गुणनखंडन? जब आप किसी संख्या के गुणनखंड बनाना चाहते हो और आप किन संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हो? सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि ये इसके क्या है? ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी नॉर्मली पूछूं कि मुझे 18 के गुणनखंड बताओ, ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं मुझे 18 के गुणनखंड बताओ, तो आपका उत्तर क्या होगा? अभी हम सिर्फ गुणनखंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुणनखंड बताइए, जैसे आपने बताए थे पीछे संख्याओं के। जैसे पहला तो 1 है, दूसरा 1 2 2 6 और 3 मैम 3 मैम 6 6 2 मैम 2 से किसको किसको गुणा किया कि 18 आया? 9 और 18। ठीक है, 18 तो ये 18 के सिर्फ गुणनखंड है। ठीक है, सबको समझ आया? पर अगर मैं आपका सवाल बदल दूं और मैं आपको पूछूं कि 18 के मुझे क्या बताओ, 18 के मुझे अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं तो फिर वो आप इनको नहीं लिख सकते। सिंपल गुणनखंड आएंगे आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड आ गए तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। तो क्या उत्तर होगा उसी को हम निकालना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले सभी ने ये एक ऐसा टेबल तो देखा होगा जब हम ऐसे करते थे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसको क्या कहते हैं? बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये क्या है? ये एलसीएम है। आप भी कहते हो कि एलसीएम है ये? बताओ, आप भी इसको एलसीएम निकालना कहते हो? क्या कहते हो? यस मैम ठीक है, तो आज यस से मैम Yes, ma'am. कोई भी बच्चा इसको एलसीएम नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि है। क्या है ये अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि है। नोट कर लो भाई, क्या है ये? अभाज्य गुण निकालने की विधि। हाँ, अब चाहे इसको विधि रहने दो, लेकिन आप कहेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड है, ये इसका एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ये करना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि जब आप एलसीएम निकालते हो तो आप ऐसा कुछ करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ये जो हम टेबल बनाते हैं ये हम गुणनखंड निकालने के लिए बनाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो ये जो टेबल यहाँ पे बना, इससे हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, इसका मैंने टेबल बना दिया। अब इस टेबल को हमने यूज करना है, पर कैसे यूज करना है? तो इस टेबल में जब हम 18 को रखेंगे और 18 के गुणनखंड निकालेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना है? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का। तो बताइए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? फटाफट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वेरी गुड भाई, आप अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, आपने इसको सॉल्व भी कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, ये आपको आता है, बट हम इसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपके जो छोटे मोटे डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। जैसे अभी ये था कि इसको आप एलसीएम कहते थे, लेकिन इसको एलसीएम नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि कहना है। ठीक है, बताओ भाई फटाफट से अभाज्य संख्याएं सारी सारी, मतलब आगे तक 2 के बाद 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, मतलब ये अनंत तक जा रहा है। अब इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए आप 18 के गुणनखंड निकालेंगे। तो मैंने देखा कि मेरा जो 18 है
वो तो 6 से भाग हो सकता है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, 6 3 18 लिख दूं? बताओ क्या मैंने ठीक किया? नो मैम। नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो संख्या यहां पर लिखी जाएंगी वो अभाज्य होनी चाहिए। माना 18 6 से भाग हो रहा है, लेकिन 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे जो अभाज्य होती हैं। इसलिए मुझे 18 को यहां पर 2 से ही भाग करना पड़ेगा। अब देखो 18 तो 3 से भी भाग होता है, तो मैं 3 से क्यों ना करूं? 3 भी तो अभाज्य संख्या ही है ना। देखो 2 भी अभाज्य था, 3 भी अभाज्य है, तो इसको मैं 3 से क्यों ना भाग कर दूं? तो वो ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का एक और रूल होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, उसके बाद जब तक आपका 2 भाग दे सकता है तब तक 2 से ही भाग देना है। जब 2 ने भाग देना बंद कर दिया तो तब आप अगली अभाज्य संख्या को लेंगे भाग करने के लिए। जब ये भी भाग देना बंद कर देगा तो उससे अगली चेक करेंगे, ये भी भाग देना बंद करेगा अगर मान लो, तो उससे अगली पे चेक करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्रमबद्ध चलेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम करना चाहें तो इसको 3 से भी कर सकते थे, आपका आंसर ठीक आएगा, मैं नहीं कह रही गलत आएगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करना है कि पहले 3 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 5 से, ऐसे नहीं, बिल्कुल सिस्टम में चलना है, ठीक है। और सिस्टम कहता है सबसे छोटी से शुरू करो, तो मैंने 2 से शुरू किया, 2 9 18। अब देखो अब क्या ये दोबारा 2 से भाग हो सकता है? 2 से भाग करो 9 को, तो क्या हो सकता है? नो। नहीं हो सकता। तो मेरे 2 ने क्या किया, भाग देना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि 3 से भाग करके देखो, 3 से भाग करके देखो। तो 3 से किया तो 3 दिया 9 आ गया। अभी फिर से ये 3 से भाग हो सकता है, तो फिर से 3 1 कम 3, ठीक है। और हमारा जहां पर भी उत्तर 1 आ जाए बस वहीं पे अपने अभाज्य गुणनखंड को रोको। और ये जो अब निकल के आए 18 के अभाज्य गुणनखंड, ये आ गए आपके 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो अब आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। जब मैंने 18 के सिर्फ गुणनखंड लिखे थे तो कुछ इस तरह से निकले थे, है ना। और जब मैंने 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखे तो कुछ इस तरह से निकले, ठीक है। और अगर आपने 18 की गुणनखंड ऐसी संख्याएं लिखनी है तो कॉमा लगाना पड़ता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड हमेशा ही गुणा में लिखे जाते हैं, ठीक है। कैसे लिखे जाते हैं? गुणा में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब बस इतना है कि हमने इस 18 को तोड़ के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और इसको अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख दिया, बस इतना ही मतलब है। बड़ी संख्या को तोड़ दिया छोटी छोटी संख्याओं में, पर संख्याएं कैसी? तो अभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलो ये था थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक सा। अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट है ना तो फटाफट से पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो आप ही करने वाले हैं, तो इसलिए नो। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड मैंने लिख दिए। अच्छा एक आखिरी सवाल है मेरा, वो बता दो बस कि अगर मैं इसको घात के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? ठीक है, 2 का मैं बताती हूँ। 2 के सिर पे कोई घात नहीं है तो मैं इसको 2 की घात 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मैं घात के रूप में कैसे लिखूं? 3 गुणा 3 को घात के रूप में कैसे लिखूं? 3 की घात 2। 3 बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 3 की घात 2, क्योंकि क्योंकि 3 है जो अपने आप से गुणा कर रहा है, तो पहले तो 3 लिखो। 3 खुद से कितनी बार गुणा कर रहा है? 2 बार गुणा कर रहा है, तो उसकी घात में 2 लगा दो, ठीक है। तो चलो घात में लगाने पे आप सभी को आ ही जाता है अच्छे से, तो वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सभी करेंगे और मुझे अपनी नोटबुक भी चेक कराएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 18 की गुणनखंड निकाल लिए थे, तो हमारे भी यही आए थे 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर हमने इसको घात के रूप में लिख दिया, 2 की घात 1 और 3 की घात 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थोड़ा सा लंबा है, पर मुझे पता है आप सभी अच्छे से इसको कर पाएंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए, और कहां से शुरू करना है? तो 2 से ही शुरू करना, ठीक है। अभाज्य संख्या लिख लेती हूँ, 2 3 5 7। सभी फिर अपने मुझे नोटबुक चेक करवाएंगे। बेटा किसी का सॉरी माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। हाँ, सभी सॉल्व करेंगे अच्छे से, और जिसका भी हो जाएगा वो फिर अपनी नोटबुक दिखा देना। और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैट में नाम नहीं लिखा, पहले तो चैट में नाम लिख लो। संदीप कुमार जी के नाम से जो है एक बार बेटा पहले चैट में नाम लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। और वीरेंद्र जी के नाम से जो है, रमेश जी के नाम से जो है, मनीषा रानी जी के नाम से जो है, कृष्ण कुमार जी के नाम से जो है, अपना नाम चैट में लिख लो, ठीक है। शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ आंसर।
एक मिनट मैम ऐसे ही करना होगा। बेटा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है शिव कुमार, आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी और किस किस का कैमरा ऑन है? ठीक है, पूजा वर्मा जी के नाम से जो है, पिंकी आपका मैं देख रही हूँ। 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद क्या है 3। ठीक है, इसको देखो घात में भी लिखो। पिंकी आपने इतना तो कर दिया, ठीक है, इसको घात में भी लिखो। हाँ, और अभी मैं देख रही हूँ सुरेंद्र आपका, फिर विकास आपका देखूंगी, फिर नीरज आपका देखूंगी। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 तो एक भाज्य संख्या है, हम तो अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं सुरेंद्र, है ना? तो 6 नहीं आएगा, फिर से सॉल्व करो। ठीक है, पहले विकास आपका, फिर नीरज आपका। तो विकास आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। और नीरज आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका भी ठीक है। हाँ पिंकी 1 मिनट, अभी ठीक है, आपका भी ठीक है। हाँ दीपक आपका भी। कैमरा ऑन करिए, बैक कैमरा। हाँ ऊपर देखो, ऐसा गोला सा बना होगा। 2 2 2 3, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सभी कर रहे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, आपको मैं देख रही हूँ सुरेंद्र। हाँ अभी तो आपका ठीक है, लेकिन वो जो टेबल सा था वैसे नहीं किया आपने, ऐसे ही तोड़ा इसको, या टेबल जो था वैसा बना के किया? ऐसे ही करे हैं मैम। मैं कौन करते बोल रहा, ऐसे ही ऐसे करा? ही। देखो ऐसे नहीं करना है, टेबल से, टेबल से करना है, ठीक है, जैसे हम करते हैं ना पूरा, उससे करना है। आंसर तो भी आपका ठीक है, बट कोशिश करो कि ये टेबल से करना सीख जाओ, ये बहुत जरूरी है। इसी से आपका देखो HCF निकलेगा, महत्तम समापवर्त निकलेगा, और LCM भी इसी से निकलेगा, इसलिए इसको सीखो, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। और 120 है यहाँ पर, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले तो 2 से करेंगे, तो 2 6 के 12, 0 का 0, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, 0 का 0, फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2। देखो एक एक अंक लेके काटना होता है, तो मैंने पहले काटा 2 1 कम 2, ठीक है। 3 चाहिए थे मुझे, लेकिन मुझे कितने मिले? 2 मिले, मतलब 3 में से मैं सिर्फ 2 ही काट पाई, एक तो बच गया, तो वो एक चला जाएगा इसके सिर पे, ये बन जाएगा 10, और यहाँ पे 2 पंचे, फिर हमने इसको जो है वो 10 मान करके भाग करना है, तो 2 पंचे 10। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ऐसे नहीं आता ना करना भाग, ऐसा ऐसा जो भी मैं सिखा रही हूँ, तो क्लास के एंड में रुकना, ठीक है, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। जिन बच्चों को भी नहीं समझ आ रहा कि यहाँ 60 कैसे आया, यहाँ 30 कैसे आ गया, यहाँ 15 कैसे आ गया, वो बच्चे क्लास के एंड में जरूर रुक के मुझसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे करेंगे, तो 15 किससे जाएगा? 2 से तो जाता नहीं, किससे जाए? किससे 3 करूं? 5 से कर दूं? 3 3 से। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 5 से भी कर सकते थे, लेकिन क्रम में चलना है, तो 2 के बाद 3, और यहाँ पे 5 से कम 5, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और घात के रूप में लिखने को कहा था, जो कि बहुत बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा था कि 2 की घात यहाँ पे 3 आएगी, क्योंकि 2 यहाँ पर खुद से 3 बार गुणा कर रहा है, और 3 की घात में कुछ है ही नहीं, 3 के सिर पे कुछ है ही नहीं, तो 3 की घात 1 लिख सकते हैं, और 5 की घात को भी जो है वो 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ये हमारे क्या है? 120 के कैसे वाले गुणनखंड हैं? तो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को इसमें कोई डाउट? फटाफट से पूछ लो, कोई डाउट है अगर। चलो किसी का डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करना है? मैम पोल में। सभी बताओ भाई, सभी। पोल में करना तो P लिखो, प्रैक्टिस के लिए करना है तो Y लिखो। इसका मतलब है कि पोल में डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, और Y का मतलब है कि अभी प्रैक्टिस करनी थी एक और क्वेश्चन की। एक बच्चा एक ही बार लिखेगा, ऐसा नहीं करना, बार बार लिखोगे तो फिर समझ कैसे आएगा किसने लिखा? ठीक है, मुझे PP दिख रहे हैं, Y भी दिख गया है, तो और बताओ। चलो तो Y आ गया, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस पक्का करेंगे हम, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल देती हूँ, अभी आप मुझे अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताएंगे 50 के। इसका आंसर चैट में दे देना, इसको मैं चेक नहीं करूंगी, इसका आंसर आप चैट में ही दोगे, ठीक है।
2 गुना 5 की घात 2, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 50। 50 के निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो करेंगे इसको 2 से भाग। 2 दूनी 4, 2 5 10। देखो फिर वही बात, एक एक अंक लेके हल करते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 चाहिए थे, 4 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 10, है ना। काट दो इसको, तो 2 5 10, इसलिए यहाँ पे 25 आ गया। और इसको करो तो ये 5 से ही जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से तो कहाँ ही जाता, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। तो 5 5 25 और 5 एकम 5। तो 50 के अगर अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। या फिर इसको अगर घात में भी लिख दो तो 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। 5 गुणा 5 नहीं दीपक, आपने 2 मिस कर दिया, 2 को भी लिखना था, है ना। चलिए तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन हम पोल में, और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। 24 के आपने निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। घात में लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो बिना घात के ही है। अच्छा अभी माइक ऑफ रखेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड पहले तो अपनी कॉपी पे अच्छे से निकाल लो, उसके बाद चेक करना, ऑप्शन के साथ मैच करना, ठीक है। और अपना आंसर कहाँ देना है, तो आंसर देना है पोल में। चलिए सभी ट्राई करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश करते रहें। वेरी गुड, 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। क्लास में हमारे पास हैं 15 बच्चे, और 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, 12 बच्चों ने आंसर दे दिया, धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, 3 स्टूडेंट्स और हैं, तो बच्चों आप अपना आंसर जो है वो 10 सेकंड में देने की पूरी कोशिश करना। तो अभी हम कर रहे हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि हाँ उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से ये हो जाता है सॉल्व। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल बच्चों हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखो। हाँ अभी मैं नोटबुक चेक नहीं करूंगी, अभी सभी बच्चों का मतलब बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, तो नोटबुक चेक करने की जरूरत मुझे नहीं महसूस हो रही। क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ताकि एक और क्वेश्चन पोल में कर सके, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो 2 छिके 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 तियां 6 और 3 एकम 3, 1 आ गया। तो हम 24 को लिख सकते हैं कैसे, तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 बार 2 और 1 बार 3। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे गुणा करके, ठीक है। देखो क्योंकि अगर कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब जब गुणा करोगे तो वापस वही संख्या मिलेगी, है ना। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, इसको गुणा करके वापस से हमें मिल गया 24। इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 5 30, ठीक है। इसको गुणा करो तो बहुत लंबा जाएगा, 11 3 33, ये तो पहले 24 से ऊपर चला गया। इसको करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 5 जो भी है वो भी 24 से जो है वो बड़ा ही आएगा। तो ऐसे भी आप चेक करके पता लगा सकते थे कौन सा सही कौन सा गलत, और ये वाला मेथड तो था ही था, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अभी आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और सवाल पोल में, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट है हमारे पास। सभी तैयार है, कोई बात नहीं, देखो गलत हो गया वो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी समझ आ गया तो ठीक है। मैं मेरा गलती से गलत हो गया, बी की जगह सी लग गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 125 के आपने निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। आप चाहे तो मेरा वाला तरीका अपना लो कि इनको ऑप्शंस को गुणा करके जिसका भी 125 आया वैसे भी आंसर दे सकते हो, या फिर टेबल वाला करना है तो वैसे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपने देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हो। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। टाइम की चिंता मत करो, बहुत टाइम है। 6:35 तक की भी क्लास जा सकती है ना, क्योंकि थोड़ी सी लेट ही शुरू आज हुई थी, तो इसलिए टाइम की चिंता मत करना कि 6:30 से पहले पहले ही देना है, जल्दबाजी में कहीं गलत आंसर दे दिया, ऐसा नहीं है। टाइम मिलेगा, जिसको जितना टाइम चाहिए उतना मिलेगा। ठीक है, पर सॉल्व करना शुरू कर दो। 125 के अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य है। अगर आप ऑप्शन वाला तरीका कर रहे हो कि गुणा करके पता लगा रहे हो इन सभी को, ठीक है, लेकिन संख्याएं जो है वो अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। टेबल वाले मेथड से करो तो ज्यादा बेटर है। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में हमारे पास हैं 14 बच्चे, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर लो, जिसका सॉल्व हो गया है वो अपना आंसर दे दो। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 4 बच्चे अभी रहते हैं। तो क्या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं अभी जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा समय चाहिए? अगर है तो माइक ऑन करके यस बोलेंगे। नो मैम। बेटा आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा जिसको टाइम चाहिए ना वो माइक ऑन करके यस बोलो, नहीं चाहिए तो फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो किसी की तरफ से कोई यस नहीं आया तो फिर हम करते हैं 5 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट देखो जाकर के। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि ऑप्शन से गुणा, जो ऑप्शन का गुणा वाला था उसको तो कर लिया, उससे क्या पता लगाया? इसको देखे तो 2 दूनी 4, 4 5 20, ये आ गया 20। ठीक है, और इसको जब किया तो ये आ गया 125, है ना, सबका 125 से आया होगा, तो आपने इसको टिक कर दिया। लेकिन एक बात आप भूल गए कि अभाज्य बोला था, मतलब कि जब आप इन जो गुणनखंड होने चाहिए वो अभाज्य होने चाहिए। भाई 25 तो भाज्य संख्या निकली, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, गुणा करके 125 आ रहा है, लेकिन ये संख्या जो है वो भाज्य है, अभाज्य नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो इसको करते हैं। 5 से जाएगा ये, बाकी किसी तो जा नहीं सकता। 5 दूनी 10, 5 5 25, और ये फिर से 5 से जाएगा। 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 कम 5, तो 125 को हम लिख सकते हैं कैसे? 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बी गलत क्यों हुआ? बी इसलिए गलत हुआ कि गुणा करके बेशक इसको 125 आ रहा है, मैं नहीं कह रही कि नहीं आ रहा है, लेकिन 25 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं थी। अभाज्य गुणनखंड मतलब सारी संख्याएं अभाज्य ही होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो या आज की पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों आप क्लास में रुक करके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।